हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कोरोना के मामले आप देख रहे हैं किस तेजी के साथ पूरे देश में तमाम राज्यों में बढ़ रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जुड़ रहे हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी छत्तीसगढ़ में इस समय क्या स्थिति है? कोरोना के मामले वहां भी लगातार तेजी पकड़ रहे हैं। जी नमस्कार। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय औसत से स्थिति संतोषजनक है। नमस्कार। लेकिन इसमें संतोष कभी भी करके रुकना नहीं है और सतत प्रयास यही है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ शासन का भी, मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और स्वास्थ्य विभाग का भी, कि पॉजिटिविटी दर जो हमारा है ये 5% और उसके नीचे आ जाए और मृत्यु दर जो हमारा है वो 1% से नीचे रहे। तो इन मापदंडों को लेके हम चल रहे हैं। लगातार पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट आई है। सितंबर के आखिरी में ये 15.5 पे थी, अक्टूबर के आखिरी में ये 9.14 की थी और वर्तमान में 7.25 के आसपास है। तो पॉजिटिविटी रेट, टेस्टिंग जहां की लगातार बरकरार है, औसतन 23 से 24 हजार टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। इनको बढ़ाते हुए पॉजिटिविटी रेट को नजर रख के हम लोग काम कर रहे हैं। सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आईसीयू बेड्स को लेकर तमाम राज्यों में बहुत दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। आपके राज्य में क्या तैयारियां हैं? अभी दबाव जरूर बढ़ा है क्योंकि पेशेंट्स देरी से आ रहे हैं। एक जो बड़ी समस्या सामने आ रही है, ये समय पे उपचार के लिए या सहयोग के लिए लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं और आते हैं तो 72 घंटे में मृत होने वाले नागरिकों की संख्या 40% या उसके आसपास है। 24 घंटे के अंदर मृत हो जाने की संख्या 25 से 30% की है। तो ये हमारी सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है कि समय पे अगर लोग आ जाएं, छुपाएं ना, तो उनकी जान बच सकती है। आईसीयू के बेड्स के लिए भी उसी कारण से दिक्कत आ रही है और पोस्ट कोविड केयर, ये एक और नया दबाव बन रहा है। और पोस्ट कोविड केयर में अगर हमको बिस्तरों की जरूरत पड़े तो नए पेशेंट्स के लिए भी और कोविड होके ठीक होने के बाद जो गंभीर रूप से फिर कहीं प्रभावित ना हो रहे हों, उनकी देखभाल के लिए फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं आई है कि बिस्तरों की कमी हो रही। क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी लॉकडाउन लगाने पर, या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ये मांग रख रहे हैं कि राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया जाए कि वो लोकलाइज लेवल पर, यानी लोकल किसी बाजार को बंद करना या एक छोटा लॉकडाउन लगाने की उनको इजाजत मिले? क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी यही चाहती है कि उनको भी ये इजाजत दी जाए? ये इजाजत पहले से ही है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं और वर्तमान में तो नाइट कर्फ्यू की भी स्थिति हम महसूस नहीं कर रहे। तो अभी तो नाइट कर्फ्यू भी लगाने की बात नहीं है। बाजार के टाइमिंग्स क्या करने हैं उस पर जरूर विचार हो सकता है, लेकिन कर्फ्यू तो दूर, अभी तो नाइट कर्फ्यू की भी बात नहीं है। ठीक है सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि अब वैक्सीन की जो अवधि है, मतलब जिसको कहा जाए कि नजदीक है वो तारीख जब वैक्सीन आ सकती है, ऐसे में क्या तैयारियां हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस वैक्सीन को रखना होता है। छत्तीसगढ़ में क्या तैयारियां आप कर रहे हैं उसके लिए? गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचनी है। इसमें पहले तो जी 97.95% डाटा हमने केंद्र सरकार को उपलब्ध करा दिया है। साथ ही टीकाकरण के लिए 27,931 सत्र स्थल चिन्हांकित करके 8,192 वैक्सीनेटर ये चिन्हांकित हो चुके हैं। 630 कोल्ड चेन पॉइंट्स जहां पर ये संधारण होगा उन्हें चिन्हांकित कर लिया है और कोविड वैक्सीन के सुरक्षित संधारण के लिए जो भी टेम्परेचर आवश्यक होगा, ये -70-80 डिग्रीज वाला हमारे देश में लागू नहीं हो पाएगा। जो फाइजर वाली वैक्सीन है इसके लिए हम चिंता भी नहीं कर रहे और तैयारी भी नहीं कर रहे। और 85,000 लीटर स्टोरेज को हमने चिन्हांकित किया है और इसके अतिरिक्त 80 और नवीन कोल्ड चेन पॉइंट्स इनको स्थापित करने की दिशा में काम चल रहा है। टीकाकरण के जी सर, मैं क्षमा चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ, बस आप 10 सेकंड के लिए रुक जाइए। मैं एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं और बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमें नहीं पता है कि वैक्सीन कब तक आएगी, वैक्सीन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। तो वैक्सीन को लेकर जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं, चाहे फाइजर की हो, चाहे मॉडर्ना की हो, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे ऑक्सफोर्ड की, उसको लेकर साफ किया है कि अभी वैक्सीन हमारे हाथ में नहीं है, वैज्ञानिक हमारे काम कर रहे हैं। जी सर, आप अपनी बात पूरी भी कर लीजिए और प्रधानमंत्री ने ये जो वैक्सीन को लेकर जो टिप्पणी की है उस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी।
जी, इसमें ये सही स्थिति है जिससे को हम सब जान रहे हैं। जो भी स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं सभी को इस बात को जान रहे हैं कि अभी तक प्रमाणिक तौर पे वैक्सीन के सफल परीक्षण के बाद जो साइंटिफिक तरीका होता है कि पेपर प्रेजेंट होता है, पेपर एक्सेप्ट होता है, फिर वो साइंटिफिक पेपर जर्नल के रूप में छपने के बाद आपत्तियां लेते हैं और उसको सफल पाने के बाद WHO भी उसको प्रमाणीकरण करता है, तब वैक्सीन को उपयोग के लिए सामान्य नागरिक के लिए लाया जाता है। तो ये इस प्रक्रिया से हम दूर हैं। जो 50 के आसपास वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें से देश में हमारे 5 वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो एडवांस स्टेज ऑफ ट्रायल में हैं। 4 फेज 2 और फेज 3 में हैं, यानी फेज 3 कंप्लीट होने के बाद फिर पेपर प्रेजेंटेशन, फिर WHO और फिर घोषणा और फिर उसका निर्माण, वैक्सीन का निर्माण। और एक कैंडिडेट है जो फेज 1 और 2 ट्रायल के स्टेज पे हैं। तो ये हमारी देश की व्यवस्था है। 25% विश्व की वैक्सीन निर्माण की क्षमता भारत में है। तो न केवल भारत अपने नागरिकों को बल्कि विश्व के अनेक देश भारत की ओर भी देख रहे हैं कि उनको भी वैक्सीन यहां निर्माण करके बने। वैक्सीन अलग अलग प्रकार की बन रही हैं और उनकी गतिरोधक क्षमता भी हम सब अखबारों में पढ़ रहे हैं, अलग अलग है। फाइजर का आया 90% इफेक्टिव, दूसरे का आया 94.5, तीसरे का आया 95, इंडियन वैक्सीन का आया 60 से लेके 90। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के अंततः ये नहीं कि जो पहले वैक्सीन आ गई उसी को लगा दो जी, स्लो एंड स्टेडी देख के हमको आगे चलना चाहिए कि दाम कैसा है, कॉस्टिंग कैसी है, इफेक्टिवनेस कैसा है, लगाने में कितनी आसानी आएगी, सिंगल शॉट वैक्सीन है या डबल कवरेज वैक्सीन है या 3 वैक्सीन के शॉट्स लेने पड़ेंगे। जी, इस पर आप पूरा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय निकाला और ये अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। धन्यवाद। नमस्कार।